हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां काफी तेज हैं और जमीन पर दिखती हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों इस वक्त एक कवायद कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करके बूथ को मजबूत करने की। चुनाव से पहले संगठन की मजबूती के लिए पार्टी वोट प्रतिशत को बढ़ाने पर जोर दे रही है, फोकस कर रहे हैं। दोनों अलग अलग अभियान के जरिए काम वही कर रहे हैं। बीजेपी बूथ विस्तारक अभियान के जरिए 95% बूथों को डिजिटलाइज करने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस 65,000 बूथ पर पकड़ बनाने के लिए अब घर घर दस्तक अभियान शुरू कर चुकी है। दोनों एक दूसरे के अभियान को फ्लॉप बताने से पीछे भी नहीं। अब सवाल ही उठता है कि इन अभियानों से मिशन 2023 की तैयारी पार्टी की क्या वाकई में परखी जा रही है और कौन कितना इसके करीब है। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने संगठन को कसने की कवायद में जुटे हैं। दोनों दल जानते हैं कि जीत का रास्ता बूथ से ही निकलता है, लिहाजा चुनावी शंखनाद से पहले दोनों दल बूथ को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। हमेशा से संगठन को तरजीह देने वाली बीजेपी ने इस कवायद में बड़ा अभियान चलाया। पहले 20 से 30 जनवरी और फिर 5 फरवरी तक चलाए गए बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान का समापन जबलपुर में हो चुका है। अभियान का मकसद हर बूथ पर 10 दिन तक रोजाना 10 घंटे यानी 100 घंटे का वक्त देना और विस्तारक बने पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के जरिए बूथ को डिजिटल बनाना था। बूथ का पूरा डेटा पार्टी के संगठन ऐप के जरिए ऑनलाइन करना था, ताकि किसी भी बूथ की पूरी जानकारी देश के किसी भी कोने से एक क्लिक पर हासिल कर ली जाए। पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ पार्टी पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर इस अभियान में हिस्सा लिया। अभियान के समापन मौके पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दावा किया कि उनका अभियान पूरी तरह कामयाब रहा। कि बहुत मेहनत के साथ सबने मिलकर के काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की टीम स्पिरिट है, उसका परिणाम है कि हम इस दिशा में इसको साकार रूप दे पाएंगे। बीजेपी भले अभियान को सफल करार दे रही हो, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान को महाफ्लॉप करार दिया। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी के किसी भी नेता के दावे के मुताबिक किसी भी बूथ पर 100 घंटे नहीं बिताए गए। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि अगर हिम्मत हो तो पार्टी अपने हर बड़े नेता के 100 घंटों का हिसाब सार्वजनिक करके देख ले। इस पर वीडी शर्मा ने पलटवार में कहा कि कांग्रेस का घर घर चलो अभियान सिर्फ सोनिया राहुल के एक घर में जाकर सिमट गया है, इसीलिए उनके नेता ऐसे बयान दे रहे हैं। इस बात का जवाब दें कि किस किस नेता के 100 घंटे हुए। हमारा आरोप है कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ है, क्योंकि वीडी शर्मा जी का कार्यक्रम था। किसी भी नेता ने कोई सहयोग नहीं करा, अकेले वीडी शर्मा घूमे, सब नेताओं ने दूरी बनाई और भाजपा का बूथ विस्तारक कार्यक्रम फ्लॉप हुआ। हाँ, उनको पूछना पड़ेगा सोनिया जी से, राहुल जी से कि डिजिटल बनाना है कि नहीं बनाना है, क्योंकि कांग्रेस ने चलाया घर घर अभियान और कांग्रेस सिमट गई है घर तक। हमारे पार्टी में देखा देखी तो कुछ कांग्रेस को भी बुढ़ापे में जवानी आ जाती है और गर्व की संपर्क है और चलते कार। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांटे के मुकाबले में कांग्रेस सरकार बनाने में तो कामयाब रही थी, लेकिन बाद में कांग्रेस में पड़ी फूट का फायदा उठाकर बीजेपी दोबारा सत्ता में काबिज हो गई। अब जब चुनाव में 18 महीने का वक्त बचा है, तो अपने अपने संगठन को मजबूत करने बीजेपी और कांग्रेस ने चुनावी मोड में तैयारियां तेज कर दी हैं। हालांकि देखना ये होगा कि पार्टियों की ये तैयारी उन्हें चुनावी परीक्षा में कितनी कामयाब बनाती है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। तो चलिए, दोनों पार्टियां अपनी स्तर के ऊपर अभियान चला रही हैं। एक उद्देश्य है कि बूथ को मजबूत करें, क्योंकि बूथ पर ही मतदाता पहुंचता है और अपना वोट किसी भी दल को देता है और वहां कोई काम किसी भी कार्यकर्ता का जो तय किया है उससे छूटे नहीं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा कैंपेन चलाया जिसको वो गिनीज बुक तक में दर्ज कराने की तरफ विचार कर रही। कांग्रेस पार्टी कहती है तो अभियान ही फ्लॉप था, क्योंकि जो दावा था कि नेता गए हैं और रुके हैं अपने बूथ के ऊपर घंटे बिताए हैं, वो सब का सब फर्जी है।
चलिए दोनों पक्षों के नेता जुड़े, सीधे उनसे जुड़कर बात करते हैं। हमारे साथ में मिथुन अहिरवार साहब हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, और उमेश शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। उमेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी ने बूथ पर जो कैंपेन चलाया, बूथ के ऊपर जाकर जो कार्य किया और जिस तरह उसके डिजिटल होने का दावा किया जा रहा है, उसे रिकॉर्ड कराने तक की तैयारी हो सकती है, इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी का ये कहना कि ये फ्लॉप रहा है, केवल प्रदेश अध्यक्ष घूमे, कोऑपरेशन नहीं मिला। बता दें, सार्वजनिक कर दें डेटा कि किस नेता ने कितने घंटे बिताए, क्या कहेंगे आप? नहीं पुनीत जी, मुझे लगता है कि एक तो हमको कांग्रेस पार्टी के मित्रों से किसी ऑडिट रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे संगठन का आंतरिक कार्यक्रम था और इसमें जो लक्ष्य लेकर हम निकले थे, मैं इस समय आपके चैनल पर बहुत आत्मसंतोष के साथ और गर्व के साथ इस बात की उद्घोषणा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 65,000 बूथों तक अपनी जो बूथ समितियां थी, 2 स्तर का कार्यकर्ता संग्रहण करना था। एक तो बूथ समिति का निर्माण करना था जो न्यूनतम 20 कार्यकर्ताओं की होगी और अधिकतम की कोई संख्या नहीं थी। और पुनीत जी, मैंने पहले भी आपके चैनल पर एक बार इस बात को दोहराया था कि आज हम आत्मसंतोष के साथ इस बात को कह रहे हैं कि कोई भी 65,000 बूथ में से एक भी बूथ ऐसा शेष नहीं बचा है कि जहां पर हमारी 20 की इकाई ना बनी हो। और कुछ तो हमारे लगभग 15, 17, 20 हजार बूथों ने तो ऐसा कमाल करा है कि 80 से 100 इकाइयां भी है। जिस बूथ पर मैं काम करता हूं वहां पर भी यही परिस्थिति है। तो एक तो हमने बूथ समितियों का 100% लक्ष्य प्राप्त कर लिया। फिर हमने बनाया था पन्ना समिति दूसरे स्तर पर। तो पन्ना समिति पे हमने जो न्यूनतम संख्या तय करी थी वो 3 से 5 कार्यकर्ताओं की थी। एक भी बूथ ऐसा नहीं है 65,000 बूथ में कि जहां 3 से 5 कार्यकर्ताओं की क्योंकि 5 से अधिकतम की हमने स्वतंत्रता प्रदान नहीं करी थी, उसकी एक मर्यादा रेखा तय करी थी। तो 3 से 5 कार्यकर्ताओं की हमारी पन्ना समितियां भी प्रत्येक बूथ पर 65,000 बूथों पर आज जिस समय हम आपके चैनल पर बैठकर बात कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी समितियां हमारी कंप्लीट हो गई है। तो ये तो था कार्यकर्ता का संग्रहण। इसके अतिरिक्त हमने कहा था कि समाज जीवन का स्पर्श करेंगे, सर्वव्यापी भाजपा, सर्वस्पर्शी भाजपा, झोपड़ी झोपड़ी भाजपा, खोपड़ी खोपड़ी तक भाजपा, चप्पा चप्पा भाजपा। और उसके लिए हमने तय करा था कि समाज जीवन में उस बूथ पर निवास करने वाले जो ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनका उस बूथ के ऊपर प्रभाव है, जिनको हम अपनी भाषा में की वोटर कहते हैं, हमने की वोटरों से भी संपर्क कराया। और मुझे लग रहा है कि सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी भाजपा की दिशा में हमने असंख्य बूथों पर जो की वोटर थे उनको भी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल करके कुछ को हमारी पन्ना समिति का प्रमुख बनाया है, कुछ हमारी बूथ समितियों के अंतर्गत शामिल करे गए। एक तो हमने ये करा। फिर हमने करा था कि हमारा बूथ का श्रेणीकरण करना था। ये ए श्रेणी का बूथ है, ये बी श्रेणी का बूथ है, ये सी श्रेणी का बूथ है। हमारी भाषा में कि ए वो बूथ है जहां भारतीय जनता पार्टी कभी हारी नहीं है या हारेगी नहीं। बी वो बूथ था कि जो फ्लोटिंग वोटर का होता है। और सी जो हमारा विश्लेषण में था कि वो कभी भी हम जीत नहीं पाते हैं, तो माइनॉरिटी के जहां पर हमारे मुस्लिम बंधु रहते हैं जो उनका बूथ होता है, वहां पर हमको अक्सर सी कैटेगरी के बूथ प्राप्त होते हैं। तो हमने बूथ का भी श्रेणीकरण करा। और सबसे बड़ी बात पुनीत जी, हम मिथुन जी को सुनेंगे, हम सबसे बड़ी बात कि हमने इसको 2 स्तर पर करा। एक तो हमने फिजिकल करा, रजिस्टर बनाए गए। दूसरा हमने एक संगठन ऐप बनाया था। वो संगठन ऐप जो है हमारे प्रदेश के पदाधिकारी मंत्री है रजनीश अग्रवाल जी, वो उस पूरे काम को देख रहे थे। हमारे आईटी के जो हेड हैं अभिषेक शर्मा जी, वो उस पूरे विषय को देख रहे थे। और बाकी की जो पूरी टीम थी हमारी आईटी की, वो सारे लोग इस काम में जुड़े थे। 3 स्तर का कार्यकर्ता लगा था। एक बूथ पर एक प्रभारी था, एक उसके साथ सह प्रभारी था, और हमारी आईटी की जो प्रादेशिक टीम है उसने प्रत्येक बूथ पर, आप देखिए हमारी आईटी का काम कितना मजबूत है। 65,000 बूथ तक हमने ये काम को संपादित कर लिया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के मित्र क्या कहते हैं पुनीत जी, उसका हमको आवश्यकता नहीं है और हम उनकी आलोचना करते भी नहीं है। वो अपना अभियान चलाए, अपना लक्ष्य प्राप्त करें, हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। चलिए, मिथुन जी हैं जवाब देने के लिए आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मिथुन जी, कैंपेन तो कांग्रेस पार्टी भी चला रही है, उद्देश्य भी वही है कि आप अपने बूथ को मजबूत करें, वहां पर आप यूथ की एक नंबर को मजबूत करें। किस आधार पे आपको बीजेपी का ये कैंपेन फ्लॉप लगता है, इसका उत्तर दें। और आप अपने कैंपेन को क्या उस स्तर पर उस दावे के साथ ला सकते हैं जैसा बीजेपी दावा करती है कि हमने डिजिटलाइजेशन कर दिया है? बहुत अच्छी बात है। जिस डिजिटलाइजेशन को मोदी जी ने 2015 में शुरू किया था,
तो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई वहाँ 2022 में बढ़ने का प्रयास, मुझे लगता है मोदी जी की जो सपने हैं उनको जल्द से जल्द साकार करने का प्रयास है। दूसरी बात मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जिस पार्टी की जो मानसिकता होती है वो उस पार्टी उस मानसिकता के हिसाब से काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता बूथ है, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता वोट है। इसलिए ये बूथ पर जा रहे हैं और वोटों के चैनलाइजेशन का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की मानसिकता जनता है, इसलिए हम जनता के बीच, जनता के घर जा रहे हैं, जनता के घर घर जा रहे हैं और उनको जागरूक कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय जनता के घर जा भी नहीं सकती और इसलिए नहीं जा सकती कि जहां जहां देश में चुनाव हो रहे हैं, आपने देखा होगा कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को घरों से, गांवों से खदेड़ा जा रहा है। संभवतः यह कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के घर जाने से डर रही है और इसलिए बूथ पर जा रही है, क्योंकि इनकी पार्टी का वैसे भी मानना है कि चुनाव जो है इन्हें कलेक्टर के आधार पर जीतने होते हैं। दूसरी बात, इन्होंने अभी उमेश जी ने बहुत अच्छे से स्वीकार किया, मैं इनको धन्यवाद देता हूं। इन्होंने स्वीकार किया कि जो जैन समाज के लोग हैं, जो बौद्ध समाज के लोग हैं, जो सिख समाज के लोग हैं, जो पारसी समाज के लोग हैं, जो मुसलमान समाज के लोग हैं, इन सबको वो सी कैटेगरी का मानते हैं। मतलब देश की जो मुख्य धारा में जिन लोगों को शामिल कराने का जिस एक कैटेगरी में हम लोग प्रयास लाने को कोशिश कर रहे हैं, उनको ये पहले से ही सी कैटेगरी का मानते हैं। तो उन बूथों की क्या दशा होगी, क्या दिशा होगी आने वाले चुनाव में बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। तीसरी बात में मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश जो आदिवासी अत्याचार में नंबर 1 पर है, कुपोषण में नंबर 1 पर है, बच्चियों महिलाओं से अत्याचार में नंबर 1 पर है, बेरोजगारी में नंबर 2 पर है, खराब स्वास्थ्य सुविधाओं में नंबर 3 पर है, गरीब राज्यों की श्रेणी में नंबर 4 पर है। ये जो पायदान आपने हासिल किए हैं, इन पायदानों को लेकर के जरूर जनता के बीच में चाहिए। आपका बूथ का कार्यकर्ता ऑलरेडी सत्ता की मलाई जो है उससे काफी पोषित है, लेकिन मध्य प्रदेश की गरीब जनता जरूर कुपोषित है। कोविड के दौरान जो आपने वादे किए तो उन पर आप खरे नहीं उतरे, लोगों को आप बेड्स नहीं दिला पाए, ऑक्सीजन नहीं दिला पाए। इन उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच जाइए। और अंतिम बात कह रहा हूं, अपनी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, विधायक हैं, उनके घर तक भी जाइए। उनके घरों से भी आवाज आ रही है कि वहां बहन बेटियों की इज्जत से नहीं रखा जा रहा है। मुझे लगता है जब आप लोग घर तक जाएंगे तो आपको वस्तु स्थिति की बेहतर जानकारी होगी। चलिए, आप सारी बातों के उत्तर दे सकते हो उमेश शर्मा जी। मेरे एक छोटे सवाल के साथ, ये बूथों का डिजिटलाइजेशन जिसको रिकॉर्ड करने की बात बीजेपी में उठी है, ये क्या है, किस स्तर पर है, इसको भी एक्सप्लेन कीजिएगा। मैं करता हूं पुनीत जी, आपके पूरक प्रश्न का भी जवाब दूंगा। मुथिन जी ने एक बात कही है, मुझे लग रहा है कि वो मेरी आइडियोलॉजी को लेकर कही है। उन्होंने कहा है कि हम माइनॉरिटी में, हम तो जैन समाज को माइनॉरिटी मानते नहीं है, ना हमारी नजर में सिख माइनॉरिटी में है और बौद्ध को भी हम माइनॉरिटी मानते ही नहीं है। ऐसा हमारा बिल्कुल, मैं सत्यता पूर्वक स्वीकार करता हूं कि अगर हिंदुस्तान में कोई माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक की श्रेणी में आता है तो केवल मुस्लिम वर्ग आता है, और इसको स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि मुसलमान वाले जो बूथ होते हैं, मुस्लिम भाइयों और बहनों के जो बूथ होते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास करती नहीं है। एक तो ये बात। दूसरा, ना तो हम जैन समाज को अल्पसंख्यक मानते, ना बौद्ध समाज को अल्पसंख्यक मानते, ना सिख समाज को अल्पसंख्यक मानते। हम तो इनको इस हिंदुस्तान की सनातन शाखा का एक अंग मानते हैं। तो इसलिए ये तो जो बात थी वो समाप्त हो गई, मैंने उसका उत्तर दे दिया। और दूसरा जो मुझे कह मिथुन भाई ने बहुत सारी बातें उठाई है, और वो सारी बातें उठाई है जो पिछले 15-17 साल से कांग्रेस पार्टी ने 40 साल लिखी हुई है कि फला अपराध हो रहा है, फला अपराध हो रहा है, फला अपराध हो रहा है। ये सारे मुद्दे लेकर तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष को जाना चाहिए। यह हमारा तो मुद्दा है नहीं, हम तो अपनी सकारात्मकता को लेकर जा रहे हैं। हमने तो किसानों के लिए जो करा उसको लेकर जा रहे हैं, हमने तो लाडली लक्ष्मी के लिए जो करा वो उसको लेकर जा रहे हैं, हमने तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो करा उसको लेकर जा रहे हैं, हम तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन को लेकर जा रहे हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी की मैं पुनीत जी समाप्त करता हूं, हम भारतीय जनता पार्टी की सकारात्मकता को लेकर जाएंगे। आपको लगता है कि हमें कुछ नाकारापन है तो ये उत्तरदायित्व आपका है। अभी आपका अभियान प्रारंभ हो रहा है, आप अपने अभियान में इन सारे मुद्दों को लेकर जाइएगा। अब आपकी बात का जवाब पुनीत जी, आपने कहा था कि क्या आपने इन बूथों का श्रेणीकरण हमने कराया, इनको डिजिटलाइजेशन भी कराए हमने, इनको सबको कंप्यूटरीकृत करा गया है, और ये जो है ये हमारा आंतरिक विश्लेषण होता है। उमेश जी, मैं आपसे पुनः उस सवाल को पूछूंगा और थोड़ा सा इसमें आप स्पष्टीकरण मांगूंगा। एक छोटा सा बात बीच में मिथुन जी पूछना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं, कह दें आप मिथुन जी।
जी, मेरा एक छोटा सा जिक्र है कि उमेश जी ने बहुत अच्छे से बात रखी। इन्होंने कहा कि जैन, सिख, बौद्ध इस समाज के लोग माइनॉरिटी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग राष्ट्रीय स्तर पे ये बात कहते हैं, क्योंकि देश में जो मुसलमानों की आबादी है वो 20% है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला वो माइनॉरिटी है। तो मुझे लगता है उमेश जी ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी कोई मंशा नहीं है कि उनका माइनॉरिटी का जो स्टेटस है उसको खत्म किया जाए। उनके जो राष्ट्रीय नेता बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि हम लोग अपनी उपलब्धियों को लेकर के जा रहे हैं, और उमेश जी ने ये कहा कि मैं 15-17 सालों से मेरी पार्टी वही बात बोल रही है, तो 15-17 सालों के बाद तो मान लिया था ना सर ने, जनता ने कभी तो आपको जनता ने हराया था 2018 के चुनाव में। तो इन बातों पर, इन विषयों पर आपको यू ओ एन आंसर टू द पीपल ऑफ मध्य प्रदेश। आपको ये जवाब मध्य प्रदेश की जनता को देना होगा कि आपने जो वादे किए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इसी बात पर सरकार गिराई थी ना कि कांग्रेस के जो वादे पूरे नहीं हुए मैं पूरे करवाने जाऊंगा। तो बताइएगा कौन सा ऐसा वादा था जो कांग्रेस ने किया था और आपने पूरा कर दिया है। ये उपलब्धियां लेकर के जरूर आज ये भी कह रहे हैं कि फिर अब ये रिस्पांसिबिलिटी विपक्ष की हो गई, ये रिस्पांसिबिलिटी आपकी हो गई कि आप इन बातों को उठाएं। और ये आपके कैंपेन का बेस भी यही कि हम बताएंगे लोगों को घर घर जाकर कि क्या कमियां हैं, और अब जनता डिसाइड करेगी कि कमियों में दम है, वो बातें सच हैं या फिर उन दावों में दम है। चलिए मैं फिर से आऊंगा उस डिजिटलाइजेशन के ऊपर, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा यहाँ, ब्रेक के बाद लौटेंगे और कांग्रेस के कैंपेन की भी बात कर लेंगे। चलिए तो आज दोनों पार्टियों के हम बूथ से जुड़े कैंपेन कार्यक्रम के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। मिथुन अहिरवार साहब, उमेश शर्मा जी हैं और बहुत ही तर्कपूर्ण तरीके से सवाल जवाब या अपने उत्तर दे रहे हैं दोनों पक्षों के लोग। उमेश शर्मा साहब, मैं फिर दोहराता हूं, ये जो डिजिटलाइजेशन जिसका दावा है, जिसकी एक व्याख्या कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से कर रही है, आप बताएं ये दरअसल क्या है? नहीं, जो हमने अपनी डिजिटलाइजेशन का मतलब समझ लिए, हमने 2 स्तर पर पुनीत जी काम करा है। जो बूथ समितियां हमने बनाई है, जो पन्ना समितियां बनाई है, उनको रजिस्टर में भी दर्ज कराए, और जो रजिस्टर में हमने लिखा है उसको हमने एक संगठन ऐप बनाया है। हमारी जो आईटी की टीम है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की, जिसको कोऑर्डिनेट रजनीश अग्रवाल जी कर रहे हैं, अभिषेक शर्मा जी और उनकी पूरी टीम इसको देख रही है। एक संगठन ऐप बना है, उस संगठन ऐप के अंदर पूरे 65,000 बूथ का हमने डाटा संग्रहित कर लिया है। एक बटन दबाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी आईटी की टीम है या भोपाल इकाई हमारी है, हेडक्वार्टर है, वहां पर 1 मिनट के अंदर हमारे पास पूरे 65,000 बूथ का डाटा होगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी चाहेंगे, या हमारे संगठन महामंत्री जी चाहेंगे, या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करना चाहेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के पास आज हम इतने सशक्त हो गए हैं संचार क्रांति के कारण कि 1 मिनट के अंदर हम 65,000 बूथों के कार्यकर्ता से भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रांत के अधिकारी जुड़कर संवाद कर सकते हैं। हमको नीचे तक अगर कोई बात संप्रेषित करना है तो भारतीय जनता पार्टी के पास सूचना का इतना सशक्त माध्यम हो गया कि हम अगर कोई खबर पहुंचाना चाहेंगे तो 5 मिनट के भीतर मध्य प्रदेश के 65,000 बूथों तक वो खबर पहुंच जाएगी और दूरस्थ वनांचल तक पहुंच जाएगी, अंतिम छोर तक पहुंच जाएगी, और ये काम करने में हमको 5 मिनट से भी कम का समय लगेगा। तो ये जो आज हमने उपलब्धि हासिल करी है, इस पे हम निरंतर काम करते रहे हैं, पर आज 65,000 बूथों में हमने इसकी पूर्णता को प्राप्त कर लिया है। आज हमारे पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने अधिकृत और औपचारिक रूप से जो है वहां जबलपुर में इस कार्यक्रम के विराम की घोषणा करी है। तो ये हमारा केवल एक पड़ाव है, एक स्थगन है, ये यात्रा अभी थमी नहीं है। इसको हम परिशोधित करते रहेंगे, इसको सृजित करते रहेंगे, इसको और ज्यादा विज्ञान मूलक बनाते रहेंगे। जब जब आवश्यकता लगेगी, कोई आधुनिकता इसमें जोड़ना होगी, संचार के अंदर कोई नई क्रांति आएगी, तो हम इसको वो नया कलेवर देते रहेंगे। पुनीत जी, चलिए अब मैं मिथुन जी से पूछूंगा। मिथुन जी, आपने खुद स्वीकार किया कांग्रेस पार्टी लगातार, जैसा आप खुद भी कहते हैं, 15-17 सालों से इस बात को मानती आई है कि संगठन के स्तर पर, बूथ के स्तर के ऊपर बीजेपी ने बहुत बेहतर काम किया है, उनका चुनावी मैनेजमेंट काफी तगड़ा रहा है। वो जिस भी आधार पर चुनाव जीतते हैं वो आपका अपना एक परसेप्शन हो सकता है, लेकिन वो जीतते रहे, ये सत्य है, कटु सत्य है जो सबके सामने है, और लगातार भी सत्ता में बने रहें। कैसे मुकाबला आप करेंगे? अब वो कह रहे हैं कि हमने अपने बूथ तक को डिजिटल टीम के साथ में मजबूत किया है, आप कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, कमलनाथ जी ने जब मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने इस बात का विशेष जिक्र किया था कि हमारी जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी के धनबल, बाहुबल और उसके संगठन शक्ति से है। और उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के 5 महीने के अंदर उन्होंने इन तीनों मोर्चों पर भारतीय जनता पार्टी को हराया और हम लोगों ने 2018 में सरकार फॉर्म की।
अब आती है बात भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे बूथ के कार्यक्रम की। तो मैंने जैसा कि जिक्र किया, मध्य प्रदेश में कुछ 5-5.25 करोड़ के करीब वोटर हैं और मध्य प्रदेश की जो आबादी है वो 8 करोड़ से ऊपर है। तो यदि भारतीय जनता पार्टी जनता तक पहुंचना चाहती तो इन्होंने टारगेट ही छोटा रखा। ये 5-5.25 करोड़ लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, ये भी एक भ्रम है। क्योंकि अभी उमेश जी ने जैसा कि जिक्र किया कि जो हम लोगों के अंदर परसेप्शन था कि बूथ के अंदर जो गांव आते हैं वहां की कोई समस्या है, वहां के नागरिकों को कोई समस्या है, तो बूथ के जरिए ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व तक पहुंचे, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। केवल भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी बात इन तक पहुंच जाए, केवल इसको लेकर के ये एक्सरसाइज है। तो वो तो ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं। स्वयं अमित शाह जी कह चुके हैं कि यदि किसी झूठी खबर को भी हमें वायरल करना होता है तो हमारे इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसके जरिए हम लोग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जनता से कटने की भारतीय जनता पार्टी की लगातार परंपरा है, उस परंपरा को और भी मजबूत कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने जो जिक्र किया कि मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में हमने कहा कि 18 साल से हम लोग मानते हैं, मैंने ये जिक्र किया कि 18 साल से हम लोग सारी बातें जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, 15 साल से, और 2018 में जनता हमारी बातों से कन्विंस हुई और हमको सत्ता जनता ने सौंपी थी। मेरा निवेदन यह है कि यदि भारतीय जनता पार्टी जो बार बार अभियानों के नाम पर अभिनय करती है, वो यदि वाकई में जनता से जुड़े हुए कोई काम करे, क्योंकि सरकार आपकी चल रही है, संगठन का काम तो और आप करते ही रहते हैं। आपने कहा कि हमारा आरएसएस का संगठन भी स्ट्रांग है, हमारे लोग हर गांव में हैं, तो ये काम तो ऑलरेडी आपका चलता रहता है। लेकिन जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, मध्य प्रदेश बेरोजगारी से पीड़ित है, कुपोषण से पीड़ित है, महिला अत्याचार से पीड़ित है, इन बातों को लेकर जनता के बीच आप कब जाएंगे? मेरा निवेदन ये है, उत्तर दीजिएगा उनकी बात। तो मिथुन जी को थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी में जो है वो कार्यकर्ता हमारी कार्यपद्धति का जो है वो मूलाधार है, और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की शक्ति का अगर कोई प्राण तत्व है तो वो प्राण तत्व हमारा कार्यकर्ता है। तो हम निरंतर अपने कार्यकर्ता को मजबूती प्रदान करते हैं और कार्यकर्ता के माध्यम से ही हम जनता से जुड़ते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता कोई भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संगठन जब हम कहते हैं तो कोई शारीरिक आकार नहीं होता है, ये जो कार्यकर्ताओं का समुच्चय है, ये कार्यकर्ताओं का समुच्चय ही भारतीय जनता पार्टी है, यही संगठन है। वीडी शर्मा जी भी कार्यकर्ता है, शिवराज सिंह चौहान भी कार्यकर्ता है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री है, वो भी कार्यकर्ता है। तो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का जो परिभाषा होती है वो थोड़ी सी व्यापक है और थोड़ी सी मर्मस्पर्शी भी है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता जो है वो सबसे बड़ा हमारा प्राण तत्व होता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जनता के लिए काम करना चाहिए। उनके इस परामर्श के लिए धन्यवाद, और इस परामर्श की आवश्यकता इसलिए महसूस नहीं करते कि अगर हमने जनता से जुड़कर काम नहीं करा होता तो आज भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी को इतना सीमित कर नहीं रह जाना पड़ता। हम तो लगता है कि आयु में हमारी जो राजनीतिक पार्टी है, जी उमेश जी ने बहुत अच्छा स्वीकार किया कि जो शिवराज सिंह जी दिन रात कहते रहते थे कि मध्य प्रदेश की जो जनता है मेरी भगवान है और उनका पुजारी शिवराज सिंह चौहान है, तो उन्होंने आज स्पष्ट कर दिया कि जनता नहीं, इनका कार्यकर्ता इनके लिए पहली प्राथमिकता होता है। जो मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता को अपना परिवार बताते थे, उन्होंने ये बता दिया कि जनता संभवतः सौतेला परिवार है और कार्यकर्ता। लेकिन एक सवाल आपकी पार्टी के सामने, विपक्ष के सामने अब भी है, जो मैं लगातार पूछ रहा हूं। अगर आप स्वीकार करते हैं कि ये संगठन के आधार के ऊपर चुनाव लड़कर जीतने वाली पार्टी है, वो खुलकर स्वीकार करते हैं कि हम चुनाव की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ते, इस पार्टी से आप कैसे पार पाएंगे? इस पार्टी से आप कैसे अपने चैलेंज को लेकर के, क्योंकि अगर आपको कुछ करना है तो आपको सत्ता में आना पड़ेगा, और उसके लिए आप क्या करेंगे और इसके लिए क्या कैंपेन चलाएंगे, इसकी बात आपको करनी है। उत्तर आपके पास में अगर है तो आप ही को ढूंढकर इंप्लीमेंट करना है। आज का वक्त समाप्त होता है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का अपने पक्ष रखने के लिए, आने के लिए। नमस्कार।